हेलो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब स्टडी चैनल फ्लाइट फॉर फ्यूचर में। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2025 के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो अभी आपके सामने सिलेबस खुला हुआ है वो रीड 2022 का सिलेबस है। इस सिलेबस के आधार पर ही इसमें कोई मामूली चेंजेस हैं वो 2025 के अंदर किए जाने संभावित हैं, जबकि मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का कोई चेंज है वो अब की बार देखने को मिलेगा। इसी पाठ्यक्रम को आधार मानते हुए और फिलहाल हम इस सिलेबस की चर्चा करेंगे और यही सिलेबस है वो आगामी रीट 2025 के अंदर भी देखने को मिलेगा। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये कक्षा 6 से 8 तक यानी कि लेवल सेकंड का सिलेबस है, जिसके अंदर अपन प्रश्न पत्र के खंड 1 जिसका शीर्षक रहेगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। यहाँ ये जो शिक्षण विधियाँ लिखा हुआ है ये शिक्षण विधियाँ नहीं होकर के शिक्षण विधियाँ प्रत्येक पार्ट के साथ, प्रत्येक भाषा के साथ या अपने शिक्षण विषय के साथ में शिक्षण विधियाँ अलग से शामिल की गई हैं। यहाँ पर ये आपका पेडागोजी यानी कि शिक्षा शास्त्र रहेगा। यहाँ जो प्रश्न पत्र सेकंड दिया गया है ये लेवल 2 के संदर्भ में है। लेवल 1 के सिलेबस के अंदर प्रश्न पत्र फर्स्ट दिया हुआ मिलेगा। अब अपन बात करते हैं पहले खंड बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का सिलेबस है वो किस प्रकार रहने वाला है। तो बाल विकास है उसका सिलेबस 5 टोटल आपकी जो हैं 5 यूनिट के अंदर डिवाइड है। 5 यूनिट के अंदर अपन देखते हैं तो फर्स्ट यूनिट जो है, फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आपका बाल विकास जो है वह फर्स्ट यूनिट के अंदर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर वृद्धि और विकास की संकल्पना यानी वृद्धि क्या है और विकास क्या है, इसकी अलग अलग डेफिनेशंस अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग संदर्भ के अंदर दी गई हैं। वृद्धि एक भौतिक मापन है जो कि शरीर की लंबाई है, वजन है आदि के अंदर होने वाली वृद्धि जिसको अपन प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। और विकास है वो सर्वांगीण विकास के संदर्भ के अंदर देखा जाता है। विकास के विभिन्न आयाम कौन कौन से हैं यानी विकास किन किन क्षेत्रों के अंदर होता है, उसके सिद्धांत क्या हैं, विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन कौन से हैं, विशेष रूप से परिवार यानी कि वातावरण है वो विकास को किस प्रकार से प्रभावित करता है, विद्यालय है उसका वातावरण है वो किस प्रकार से उसको प्रभावित करता है। इसके बाद में वंशानुक्रम यानी कि जो जेनेटिकली कैरेक्टर्स आते हैं वो किस प्रकार से बालक के विकास को प्रभावित करते हैं और उसके अंदर वातावरण की क्या भूमिका रहती है। ये अपनी फर्स्ट यूनिट रहेगी जिसके अंदर अपन बालक के विकास के बारे में चर्चा करेंगे। वो चाहे शारीरिक विकास है, चाहे वो मानसिक विकास है, चाहे वो बौद्धिक विकास है, चाहे वो संज्ञानात्मक विकास है या मनोगत्यात्मक विकास है। अलग अलग वैज्ञानिकों मनोवैज्ञानिक चूँकि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को अक्सर मनोविज्ञान विषय के रूप में भी पढ़ा जाता है, जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड वैकेंसी के अंदर भी उतना ही कारगर साबित होगा जितना कि रीट के अंदर होगा। इसके बाद अपन चर्चा करें तो सेकंड यूनिट जो है उसका फर्स्ट पार्ट रहेगा व्यक्तिगत विभिन्नताएं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अंतर्गत देखा जाए तो प्रत्येक बच्चे के अंदर या प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सीखने से संबंधित किस प्रकार से विभिन्नताएं पाई जाती हैं, शारीरिक विभिन्नताएं किस प्रकार से होती हैं, उनकी आदतों में विभिन्नताएं किस प्रकार से होती हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की परिभाषाएं क्या हैं, अर्थ क्या हैं, कितने प्रकार की विभिन्नताएं पाई जा सकती हैं, इन सभी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसके बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी, जिसके अंदर उसका आचार जो भी बालक है उसके आचार विचार व्यवहार उनकी संकल्पना इनके बारे में, व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, व्यक्तित्व के अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग प्रकार बताए गए हैं उनके बारे में, और व्यक्ति के व्यक्तित्व को या बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, किस प्रकार से विद्यालय का वातावरण उसको प्रभावित करता है, किस प्रकार से उसकी टोली यानी कि उसकी जो मित्र मंडली है वो प्रभावित करती है, इन सभी के बारे में अपन चर्चा करेंगे।
इसके बाद में व्यक्तित्व के मापन की अलग अलग पद्धतियाँ हैं वो दी गई हैं। व्यक्तित्व को किस प्रकार से मापा जा सकता है, व्यक्तित्व किस प्रकार का है, इन सभी की चर्चा रहेगी। उसके बाद में कोई भी बालक है उसकी बुद्धि की चर्चा, यानी कि उसका जो मेंटल लेवल है वो किस स्तर का है, उसकी संकल्पना क्या है, उसके अलग अलग सिद्धांत, बुद्धि के विकास के सिद्धांत, इसके मापन की विधियाँ, फिर बहुबुद्धि सिद्धांत और इनके शिक्षा शास्त्र में या बालक के संदर्भ में क्या क्या उपयोग हैं, इन सभी के बारे में अपन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की दूसरी यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद अगर अपन आगे चलते हैं जो थर्ड यूनिट है उसका हिस्सा देखते हैं तो उसके अंदर बात निकल कर के आती है वो विविध अधिगमकर्ताओं की समझ। अधिगमकर्ता यहाँ पर बालक को समझा जाएगा और अधिगम करवाने वाले के रूप में शिक्षक की भूमिका है वो रहेगी। क्योंकि अधिगमकर्ता जो बालक हैं, शिक्षार्थी हैं, तो वो किस किस प्रकार से हो सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर या अन्य क्षेत्र के अंदर पिछड़े हुए बालक, या मंद बुद्धि के बालक विबंधित के रूप में, प्रतिभाशाली बालक जिनकी बुद्धि लब्धि है वो 120 या इससे ऊपर की मानी जाती है, फिर सृजनात्मकता जिनके अंदर कुछ निर्माण करने की शक्ति होती है वो बालक। इसके अलावा अलाभान्वित यानी कि उनके अंदर बुद्धि लब्धि है, उसके अंदर कोई विशेष कमी नहीं देखी जाती, लेकिन शिक्षा या जो अधिगम है उससे वंचित बालक या विशेष आवश्यकता वाले बालक। विशेष आवश्यकता वाले बालक वो हैं जो सामान्य बच्चों के साथ में जिनका शिक्षण है वो नहीं करवा करके और उनको एक अतिरिक्त क्षमता युक्त बच्चे मान करके और उनको अतिरिक्त शिक्षण कार्य या अधिगम है वो दिया जाता है। इसके बाद में अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अधिगम में आने वाली कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं इनके बारे में चर्चा की जाएगी। अधिगम है वो किस प्रकार से बालक को प्रभावित करता है, इन सभी की चर्चा की जाएगी। उसके बाद में जब अधिगम करता है वो अच्छी तरह से अधिगम करेगा या नहीं करेगा, उसके आधार पर वो अपने समाज में, अपनी कक्षा में, अपने वातावरण में एडजस्टमेंट यानी समायोजन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। समायोजन की संकल्पना क्या है, कंसेप्ट क्या है, समायोजन किस किस तरीके से किया जा सकता है। और जब बालक है वो अपने आसपास के वातावरण के अंदर या विद्यालय के अंदर या अपने समाज में किस प्रकार से समायोजन स्थापित करता है, एडजस्टमेंट स्थापित करता है, उसमें अध्यापक की क्या भूमिका रहती है, अध्यापक उसके समायोजन को किस प्रकार से आसान बना सकता है, ये अपन तीसरी यूनिट जो कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की रहेगी उसके अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद में जो चौथी यूनिट आती है उसके अंदर भी अधिगम, बुद्धि, व्यक्तित्व, ये इस प्रकार के बिंदु हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट कवर करते हैं, ना सिर्फ रीट के अंदर ही, जबकि ये जो पोर्शन है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र वाला वो आप चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं शिक्षक बनने से संबंधित, चाहे वो 3rd ग्रेड की भर्ती हो, चाहे 1st ग्रेड या 2nd ग्रेड की भर्ती हो, उन सभी के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस इसमें से होते हैं। अधिगम का अर्थ क्या है, यानी लर्निंग का कंसेप्ट है क्या, लर्निंग क्या होती है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, मीनिंग क्या होते हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी बालक की बुद्धि लब्धि है वो किस प्रकार से प्रभावित करती है, वातावरण किस प्रकार से प्रभावित करता है, उसकी जो वंशानुक्रम है वो किस प्रकार से प्रभावित करता है, शारीरिक विकास किस प्रकार से प्रभावित करता है, ये सभी जो कारक हैं वो अपन यहाँ अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में पढ़ेंगे। इसके बाद में अधिगम के सिद्धांत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा ये, जिसके अंदर अपन व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, संज्ञानवाद और निर्मितवाद, कंस्ट्रक्शन जो होता है, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे और उनके अधिगम के क्षेत्र के अंदर क्या क्या निहितार्थ हैं, क्या क्या उपयोग हैं, इनके बारे में। फिर जो बालक हैं वो अधिगम कैसे करते हैं, किस प्रकार से वो सीखते हैं, इसके बारे में। अधिगम की प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं, किस प्रकार से अधिगम प्राप्त किया जा सकता है। फिर कोई भी बालक जिसके अंदर अधिगम हो रहा है तो उस दौरान उसके अंदर थिंकिंग है वो किस प्रकार से होती है, चिंतन कैसा होता है, कल्पनाएं कितनी कर पाता है, किस प्रकार से। एक किशोरावस्था के अंदर जो बालक है वो कल्पनाओं का पुंज होता है, बाल्यावस्थाओं के अंदर भी कल्पनाशीलता बहुत ज़्यादा चलती है, किशोरावस्था के अंदर आते आते उसके अंदर तर्क शक्ति हो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इनके संदर्भ के अंदर निर्मितवादी उपागम यानी सिद्धांत, अनुभव सिद्धांत, अनुभव अधिगम सिद्धांत, संकल्पना का मानचित्रण, अन्वेषण यानी वो खोज कैसे करेगा, और समस्या समाधान। जब भी बालक के सामने कोई समस्या आएगी तो
तो उसने जो अधिगम किया है उसके आधार पर वो उस समस्या का समाधान कैसे खोजेगा, इन सभी बिंदुओं के ऊपर चर्चा रहेगी। फिर अभिप्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन उसके अंदर क्या रहेगा, मोटिवेशन के बारे में, उसके अलग अलग अधिगम के लिए क्या क्या उपयोग हैं, क्या क्या निहितार्थ हैं, किस प्रकार से बालक की अभिप्रेरणा सर्वोच्चम स्तर के ऊपर रहेगी तो वो अधिगम किस प्रकार से ज़्यादा कर पाएगा, इन सभी बिंदुओं के बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसके बाद में लास्ट और 5वीं यूनिट बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की जो है उसके अंदर शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस जो हैं वो कौन कौन सी हैं, अर्थात किस प्रकार से एक बालक है वो सीख सकता है और एक शिक्षक है वो सिखा सकता है, तो ये शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के अंतर्गत आएगी। इसके बाद में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के तहत ही जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है NCF 2005 उसके संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यूह रचना और विधियाँ, यानी किस प्रकार से टीचिंग करवाई जानी चाहिए जिससे अधिगम को प्रभावी बनाया जा सकता है, इस बिंदु के ऊपर चर्चा रहेगी। फिर आंकलन, यानी कि बालक ने कितना सीखा उसका आंकलन करना, उसका मेजरमेंट करना, उसका मूल्यांकन करना कि कितना सीखा, उसके आंकलन, मापन और मूल्यांकन, इन शब्द का मीनिंग क्या है, इनके उद्देश्य क्या हैं, इनकी डेफिनेशंस क्या हैं। इसके बाद में CCE समग्र एवं सतत मूल्यांकन, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में क्वेश्चन है वो अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा ही जाता है। फिर उपलब्धि परीक्षण जो है, यानी कि बालक ने सत्र उपरांत कितना सीखा उसका निर्माण करना, और सीखने के प्रतिफल, ये भी एक शिक्षा विभाग के अंदर प्रचलित होने वाला एक नवीनतम टॉपिक है, सीखने के प्रतिफल क्या है। इसके बाद में क्रियात्मक अनुसंधान, बालक करके कैसे सीखता है, किस प्रकार से उसकी रुचि है वो बढ़ती है, ये सभी। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कि बालक है उसको शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए, शिक्षा से जोड़ने के लिए अध्यापकों की क्या भूमिका होती है, उनके क्या क्या दायित्व हैं, कौन कौन सी धाराएं अलग अलग बनाई गई हैं, कब ये आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ, राजस्थान में कब लागू हुआ, इन सभी बिंदुओं के ऊपर चर्चा की जाएगी। इस प्रकार से बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो आपका टॉपिक रहेगा ये लेवल 1 और लेवल 2 यही सेम सिलेबस आपको लेवल 1 के विद्यार्थियों को भी देखने को मिलेगा, जिसमें से 30 प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे, कुल 30 अंक के होंगे। और जब अपन NCERT की जो किताबें हैं मनोविज्ञान की उसमें से कुछ बिंदु और एक विशेष कोई भी, यदि अगर आप किसी बुक से पढ़ना चाहते हैं तो एक विशेष बुक जो कि जिसकी लैंग्वेज आपके दिमाग में बहुत अच्छी बैठती है वो एक ही बुक चुनें और उसी को बार बार पढ़ें। बुक कोई सी भी हो, पढ़ने के अंदर जो आपको आसान लगे, मैटर सभी किताबें हैं वो कवर करती हैं। तो मनोविज्ञान यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की जो 3rd ग्रेड के लिए आने वाली कोई भी पुस्तक है उसका आप अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा इस YouTube चैनल के ऊपर आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की ये सभी 5 यूनिट हैं उनका यहाँ पर वीडियोज़ आपको मिलेंगे, उनको केवल आप सुन करके सुने। मैक्सिमम लगभग 30 मिनट के आसपास के वीडियोज़ यहाँ पर रहेंगे। वीडियो सुनने के बाद में मनन करें, परिभाषाएं और कंसेप्ट हैं वो आपको तुरंत यहीं याद हो जाएंगे। बस रिवीजन करते रहें, बार बार पढ़ते रहें। अलग अलग चीज़ों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक जो आपने अध्ययन सामग्री चूज करी है उसी का बार बार रिवीजन करें, क्योंकि अलग अलग तरह की जो अध्ययन सामग्री है उसको पढ़ने का टाइम अभी आपके पास है नहीं, और ना ही रीट पात्रता परीक्षा के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। आपको केवल 90 नंबर मैक्सिमम अगर माने अपन बिना आरक्षण कैटेगरी के भी तो भी 90 क्वेश्चन सही करना है, वो आपके लिए लक्ष्य होना चाहिए। और जब इस लक्ष्य को आप अचीव करेंगे तो उसके अंदर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है वो 30 में से 25 क्वेश्चन का योगदान ईजीली देगा, यदि आप बहुत ही एक स्मूथ लेवल में चलते हुए इसको पढ़ेंगे तो भी आसानी से ये कवर होने वाला टारगेट है। उम्मीद करते हैं आने वाले वीडियोज़ के साथ आप बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।